हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल एसकेसी सीनियर में, जहां पे इस चैनल पे आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहां पे मैं आपको स्पेशली एसएसटी के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं, उनको मैं इस चैनल पे पूरा कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सीरीज बाय एक रूटीन के हिसाब से क्लास देने वाला हूं चैनल पे। इस चैनल पे आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जैसे कि एसएसटी क्लास 10th के लिए, इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए, हिस्ट्री क्लास 12th के लिए, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए, 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी बनेंगे वीडियोस, उसके लिए प्लेलिस्ट बन जाएगा। क्लास 9th एसएसटी, साइंस मैथ्स के भी वीडियोस आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एसएसटी का आपको कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे मिलने वाला है और सारे जो क्लासेस मैं खुद लेने वाला हूँ, एसएसटी के सारे क्लासेस मैं ही लूँगा। तो अगर आप एसएसटी सीखना चाहते हैं बिल्कुल एक तरीके में, एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बोरिंग नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसकेसी सीनियर ये चैनल हमारा बिल्कुल नया है, तो इस चैनल पर जल्दी से बहुत सारा आप इस पर प्यार दिखा सकते हैं, जिससे हम जल्दी उस क्राइटेरिया को पार कर ले जब हम लाइव आ सकते हैं। जैसे ही हम वो क्राइटेरिया, यूट्यूब का वो क्राइटेरिया पास कर लेते हैं, तो फिर हम सारे क्लासेस आपके लाइव लेंगे, वो जल्द ही लेंगे। इस महीने के आखिरी तक ही हम आपके सारे क्लासेस लाइव कर देंगे और एक रूटीन बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद आपको इन सभी का पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक है वहां पर दिया गया, वहां पर जाकर ज्वाइन करना है और वहां पे आपको हर क्लास के बाद तुरंत आपको वहां पे फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी चैप्टर से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ, हमें हिस्ट्री में क्लास 10th में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या क्या सिलेबस घटा है उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो चैनल पे जल्दी अपलोड कर दी जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर में 2 जो था हमारा इंडो चाइना, वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिलेबस में वो नहीं है, डिलीटेड है। हमें 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें से एक चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम एक ही वीडियो में 1 शॉट में पूरा समझेंगे। जी हाँ, एक ही वीडियो में पूरा मैं टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत ही आसान से आपको देखना है और समझना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब राष्ट्रवाद जो यूरोप में स्टार्ट हुआ उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले नेशन का मतलब क्या होता है। नेशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का पहचान क्या हो, कलेक्टिव हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी को कहते हैं हम। जैसे एक ही हमारा फ्लैग हो, एक ही हमारा लैंग्वेज हो, एक ही हमारा नेशनल एंथम हो, नेशनल बर्ड हो, जिससे हमारे पूरे कंट्री का पहचान बनता है, उसको हम नेशन कहते हैं। और उस पर हमको क्या होता है, प्राउड होता है, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। पहला टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन। देखिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स काफी रिलेट करते हैं। अगर आप तुरंत 9th से आए हैं, 10th में आए, जैसे कि आप आए हैं, तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक ही यहाँ पे रिलेट करता है कि दुनिया भर में पहला आंदोलन जो था कोई भी कंट्री करने वाला था, वो कौन सा था, फ्रांस था। फ्रांस ने क्या किया, पूरे कंट्री को आइडिया दिया कि भाई हम जब आवाज उठा सकते थे, तुम भी आवाज उठाओ, तुम क्यों गुलामी सहोगे, तुम क्यों नहीं फ्रीडम के लिए बात करोगे, तुम भी आवाज उठाओ। तो ये पूरा दुनिया को सोच देने वाला जो कंट्री था वो फ्रांस था। चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, इटली हो, कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्री को आइडिया कौन दिया सबसे पहले, फ्रांस दिया इंडिपेंडेंस का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था फ्रांस में, जहां पे लुई 16 राजा के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था, वहां पर जो टैक्स इंक्रीज हो गया था बहुत ज्यादा, थर्ड स्टेट पे जो टैक्स लगाया जा रहा था, उस टैक्स के खिलाफ जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी का नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1789 में, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा अलग वीडियोज में, तो आप भी वहां पर वेट करना क्लास 9th के स्टूडेंट। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, ये फर्स्ट और क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। मतलब हमको अब पहचान चाहिए, हम अब आपके पहचान पे नहीं रहेंगे कि राजा का सेवक हैं, राजा के लिए काम करेंगे, हमारे पास वोट डालने का पावर होना चाहिए, हमारे कंट्री का फ्लैग होना चाहिए। तो ये सब नेशनलिज्म का मांग सबसे पहले फ्रांस में उठा और इसी के बाद यहाँ पे नेशनल फ्रेंच का फ्लैग आया, ई स्टेट जनरल को चुना गया और नेशनल असेंबली का नाम बदल के नया रखा गया। नए हाइमन्स मतलब नए प्रकार के भजन वहां पे कंपोज किए गए, नए नए ओथ लिए गए। जो होता है ओथ मतलब समझ में आ रहा है, ओथ मतलब क्या होता है, जो शपथ होता है, शपथ लिया गया और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था।
मतलब केंद्र सरकार के बाद शासन प्रबंध करने का पूरा पावर दिया गया। फ्रेंच क्या बन गया, यहाँ पे फ्रांस में कॉमन लैंग्वेज बन गया, यहाँ पे ज़्यादातर बोले जाने वाला भाषा बन गया। तो ये नेशनलिज्म को दर्शाता था कि वहाँ का अपना एक पहचान है, वहाँ का अपना एक भाषा है, वहाँ का एक अपना फ्लैग है, वहाँ का अपना एक असेंबली है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा है। तो ये सब नेशनलिज्म को दर्शाता था। इसके बाद नेपोलियन ने फ्रांस में रूल किया था 79 से लेके 1815 तक, और ये बेसिकली पूरी तरीके से पावर में आया 1799 में। सिविल कोड, जब नेपोलियन रूल कर रहा था तो यहाँ पे एक नागरिक कोड था जो 1804 में आया था। इसमें क्या था, नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए, कुछ कानून में बदलाव किए। वो क्या बदलाव किए कि लॉ सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, कोई भी लॉ के आगे बड़ा नहीं होगा, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, मतलब अगर आपका कोई संपत्ति है तो वो आपका ही अधिकार है उस पर, वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, सोशल प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा, तो वो संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति ही रहेगा। फ्यूडल सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया नेपोलियन की तरफ से। फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडल का मतलब लैंड का सिस्टम, लैंड का जो सिस्टम था, वहां पे लैंड का डिवीजन जो था, बंटवारा था, उसके सिस्टम में भी कुछ क्या किया गया, चेंजेस किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था नेपोलियन के टाइम में। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो क्या होगा, कोई भी ट्रेड भी बेहतर हो जाएगा, व्यापार बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सामान को ले आना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसी वजह से इस टाइम में ये भी बहुत ही नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में क्या हो गया, बहुत ही ये सब चीजें बेहतर होंगी। फिर हमारा आज का मेन टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद यूरोप में नेशनलिज्म बना। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, और वहां पे बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, ये मांग किया। कोई भी नेशन या स्टेट जो था यूरोप में वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति का कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर नहीं था। ना तो कोई नेशन था यहाँ पे, ना तो कोई स्टेट था, कोई कुछ नेशन स्टेट था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अपना कुछ पहचान नहीं था। और ये लोग फ्रांस से देख रहे थे कि फ्रांस के पास तो भाई सब कुछ है, तो अब हम क्यों पीछे रहेंगे, है ना। अगर आप देख लेते कि किसी को कोई इस चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो आप खुद भी आवाज उठाओगे। तो यहाँ पे वही हो रहा था। अब लोग समझ गए थे, पीपल जो वैसे लोग जो अलग अलग एरियाज में रह रहे थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, कॉमन लैंग्वेज भी नहीं था उनका। जैसा कि फ्रांस में कॉमन लैंग्वेज क्या था, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी और नया मिडिल क्लास किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एजुकेटेड क्लासेस को। वैसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, वैसे लोग जो फ्रांस में मिडिल क्लास ही था, जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा बना, जिसकी वजह से चर्चा का विषय बन गया फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन इतना बड़ा बन गया कि फ्रांस को आज़ादी ही मिल गया। फ्रांस में डेमोक्रेसी जो रूल था वो बेसिकली बाद में इस्टेब्लिश कर दिया गया। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी था यहाँ पे। एरिस्टोक्रेसी क्या था, नया मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब वैसे वर्ग के लोग जिनके पास खुद का जमीन होता है उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब लैंड ओनिंग क्लास, मतलब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग जिनके पास खुद का लैंड होता है। दूसरे यहाँ पे जो लोग थे वो पीजेंट्री थे, और यहाँ का ज्यादातर जो संख्या था यूरोप का, वो संख्या किसका था, किसान का था। ज्यादातर जो संख्या थे यहाँ पे लोग वो किसान की संख्या थे। और तीसरा था मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास जो था वो एजुकेटेड क्लास कहते हैं हम, जहाँ पे आइडिया, और इन्हीं के पास आइडिया आता था कि हमको क्या करना है, नेशनैलिटी गेन करना है। और यही लोग वो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किया इस टर्म को, इस वर्ड को, कि नेशनलिज्म टर्म को। तो यहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। चलिए अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ये क्यों स्टैंड करता है। तो लिबरलिज्म स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए। हर व्यक्ति का आज़ादी, हर व्यक्ति के पास क्या होगा, आज़ादी होगा, और इक्वालिटी होगा बिफोर लॉ, मतलब सभी के लिए कानून क्या होगी, वो बराबर होगी। तो ये लिबरलिज्म का मतलब है। अर्थव्यवस्था में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है कि लिबरलिज्म क्या करेगा, फ्रीडम देगा मार्केट में। मतलब किसी भी सामान को हम खरीद सकते हैं, कंज्यूमर के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि अपने मनपसंद के कई सारे सामान को खरीद सकते हैं। कंज्यूमर के पास भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बहुत सारा फ्रीडम होता है कि उसको जो प्राइस में सामान पसंद है, जिस क्वालिटी का सामान पसंद है, वो सामान को खरीद सकता है। तो ये भी एक प्रकार का लिबरलिज्म कहलाता है। नया कंजर्वेटिज्म आया कब, 1815 में। ये क्या था, बिलीव था कि इस्टेब्लिशमेंट होगा कई सारे संस्थाओं का
बहुत सारे स्टेट का और बहुत सारे सोसाइटी का, जिसको क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा कुछ चेंजेस के साथ जो नेपोलियन ने किया था, जो नेपोलियन की तरफ से इनिशिएट किया गया था, जो चेंजेस थे उनका बहुत सारे ऐसे संस्थाओं का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या था, नया नया कंजर्वेटिज्म था जो 1815 के बाद नेपोलियन ने किया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वाइना 1815 का ये क्या था। इसके बाद बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन जो साम्राज्य था उसको दोबारा से रीस्टोर किया गया, पावर में लाया गया फ्रांस में, जो बहुत ही फेमस प्रकार का डायनेस्टी था फ्रांस का, इसको रीस्टोर किया गया फ्रांस में। जर्मन कॉन्फेडरेशन को बेसिकली वॉज लेफ्ट अनटच्ड, मतलब इनको क्या कर दिया गया, बेसिकली छोड़ दिया गया। किसको? जर्मन कॉन्फेडरेशन को। द रिवॉल्यूशनरीज क्या है, टॉपिक है नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरीज। यहां पे बेसिकली अपोज था मोनार्चियल फॉर्म। मोनार्चियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे किंग रूल करता है। जब किसी कंट्री में किंग क्या करे, रूल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्चियल फॉर्म। तो बेसिकली इसको क्या, इसके खिलाफ अपोज था, इसके खिलाफ लोग बात कर रहे थे कि किंग का रूल नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया रिवॉल्यूशनरीज का। किसके बाद? वाइना कांग्रेस के बाद। और फाइट हो रहा था किसके लिए, यहाँ पे लिबर्टी और फ्रीडम के, लोगों के पास आज़ादी हो, लोगों के पास लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, इन चीज़ों के लिए लोग बात कर रहे थे, इन चीज़ों के लिए लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उसी को कहा गया था रिवॉल्यूशनरीज। नेक्स्ट है गिसिप मेज़िनी। कौन था गिसिप मेज़िनी? बहुत ही फेमस सा टर्म है, जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में। ये एक मेंबर भी था सीक्रेट सोसाइटी का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी ये, जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी, और ये फाउंडर भी था यंग इटली का। कहाँ पे? मर्साइल्स में, यंग यूरोप इन वर्नी में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने आपको। गिसिप मेज़िनी ऐसा मानता था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, मतलब पूरा इटली को एक करना चाहता था, वहां के सभी लोगों को एक करना चाहता था। तो ये बिलीव करता था इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जब कोई कंट्री में किंग रूल करेगा, मोनार्की रूल चल रहा है, और मोनार्की रूल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, रिपब्लिक का। इसका मतलब ये कि वहां पे अभी भी किंग ही रूल करेगा, लेकिन अब किंग रूल करेगा संविधान के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करेंगे। जैसे कि हमारे कंट्री में रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते, कब करते, 26 जनवरी। उस दिन क्या हुआ, संविधान आया हमारे कंट्री में, तो वही। तो यहाँ पे भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, बदला रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब वो समय काल जहाँ पे कई सारे क्रांति हो रहे थे पूरे अलग अलग यूरोप के भागों में। 1830 से लेकर 1847 के बीच में कई सारे रिवॉल्यूशन हुए। वहाँ पे जुलाई 1830 में बॉर्बन का जो किंग था, जो फ्रांस का बॉर्बन किंग ऑफ जो था फ्रांस का, वो उसको सिंहासन से हटा दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया, और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में कन्वर्ट कर दिया गया। संविधानिक मोनार्की अभी बताया मैंने आपको कि वैसे संविधान मतलब जहाँ पे किंग रूल करेगा, लेकिन सेट ऑफ रूल्स के तहत काम करेगा, बेसिकली संविधान के हिसाब से काम करेगा। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया इन समय के दौरान, 1830 से लेकर 48 के दौरान। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक में भी आपने यही पढ़ा था कि लुई 16 बहुत कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि संविधान आ गया था, रिपब्लिक का मांग हो गया था फ्रांस में, और वही चीज़ यहाँ भी लोग करना शुरू कर दिया था लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे भी जुलाई 1830 में। ठीक है, बेल्जियम ब्रोक अवे हो गया, मतलब हट गया, अलग हो गया। पहले बेल्जियम यूके का ही पार्ट था, लेकिन ये यूके का पार्ट कब नहीं रहा, बेल्जियम 1830 में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेल्जियम अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम से, किसके, नीदरलैंड से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। आगे समझते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब ये क्या था कि लोगों के मन में ऐसी भावना प्रकट करना जिससे लोगों को अपने कंट्री पे क्या हो जाए, प्राउड हो जाए। और ऐसा तब हो पाएगा जब उसको हम किसी एक चीज़ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब उसको हम बताते हैं कि आपका भी अपना एक नेशनल सॉन्ग होगा, अपना एक कल्चर होगा, अपना एक फ्लैग होगा। जब ये सब सपना दिखाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक रोमांटिक फीलिंग और नेशनल फीलिंग जैसा जो था भावना प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे लोग और बेहतर प्रकार से रिवॉल्यूशन कर सकें। यहाँ पे कल्चरल मूवमेंट चलाया गया, मतलब सांस्कृतिक प्रकार के कई सारे आंदोलन चलाए गए। मतलब ये था कि यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हो रहा था
कि लोग अपने संस्कृति को ना भूलें, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, डेवलप करने के लिए एक पार्टिकुलर फॉर्म में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने के लिए लोगों के मन में राष्ट्रवाद जो सेंटिमेंट से भावनाएं हैं, लोग उनको पता था, सभी लोगों को पता था कि अगर हमको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, सही वही बात है, तो नेशनल सेंटिमेंट को पकड़ना होगा, संस्कृति को पकड़ना होगा उनके, और तब जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अपने बड़े मूवमेंट को बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन को या फिर साइंस को, और फोकस किया गया कि लोगों के इमोशंस पे ध्यान दिया जाए, संस्था पर ध्यान दिया जाए, माइस्टिकल फीलिंग्स पे ध्यान दिया जाए। मतलब कि पूजा पाठ हो गया, धार्मिक चीज़ें हो गई, उनका कल्चरल फीलिंग हो गया। तो ये पॉइंट था जिनसे ये बेसिकली प्रयास कर रहे थे कि उनके अंदर नेशनल फीलिंग जगाया जाए। जर्मन के फिलोसफर जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रायड हर्डर, इन्होंने प्रयास किया कि नया कल्चर ढूंढा जाए लोगों के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में, एक प्रकार का कॉमन बेसिकली होना चाहिए कल्चर, सब जिससे लोगों को कनेक्ट किया जाए। उनका हाइमन्स कॉमन होना चाहिए, सॉन्ग कॉमन होना चाहिए, जिससे लोग क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली ट्राई किया गया जर्मन के फिलोसफर जॉन गॉटफ्रायड की तरफ से। नेक्स्ट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, मतलब भूख और बहुत ही हार्डशिप चल रहा था और बहुत ही पॉपुलर रिवॉल्ट भी इसमें हुए। ज्यादा तो जो कंट्रीज था वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, काम ढूंढ रहा था, बल्कि काम देने के बदले। अगर हर व्यक्ति काम ढूंढेगा तो काम फिर आएगा कहाँ से, इक्वल होना चाहिए, रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत था, उस समय ज्यादातर जो कंट्रीज थी यूरोप की वो बेसिकली काम ढूंढ रही थी बल्कि काम देने के बजाय, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पॉपुलेशन जो फॉर्म था ग्रामीण इलाकों का, वो माइग्रेट हो रहे थे, वो कहाँ शिफ्ट कर रहे थे, शहर में जा रहे थे, गाँव के लोग शहर में जा रहे थे, और इसकी वजह से ओवर क्राउडेड स्लम्स जो थे, लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, और वो कहाँ रह रहे थे, शहर में जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। स्लम्स पे ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा पहले से ही भीड़ था। अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, सामान का कमी आएगा, और सामान का कमी आएगा तो फूड प्राइसेस में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। और यही हुआ यहाँ पे कि प्राइस क्या हो गया, फूड प्राइस का दाम जो हो गया वो इंक्रीज कर गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो था फूड प्राइसेस का इंक्रीज करने का, वो बुरा मौसम था, बैड हार्वेस्ट। अगर मौसम बुरा होगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा तो प्राइसेस जो होंगे वो दाम और बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और मुद्दा मिल गया बेसिकली पूरा आंदोलन करने के लिए। और यहाँ पे बड़े पैमाने पे पेपरिज्म जो था पूरे कंट्रीज में फैल गया, एक अफवाह टाइप का फैल गया, लोग विचलित हो गए कि यहाँ पे खाने का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और खाने का दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्वेस्ट अच्छा नहीं था, मौसम जो थे वो सही नहीं हो पाया, बारिश हुआ ही नहीं उस साल। तो बेसिकली एक से दो निशाना हो रहा था यहाँ पे, एक प्रॉब्लम तो पहले ही चल रहा था और एक और प्रॉब्लम आ गया, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत आ गया। नेक्स्ट है 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ, किसका, लिबरल्स का। लिबरल्स मतलब आज़ादी को लेकर। तो रिवॉल्यूशन जो था, ये रिवॉल्यूशन किसकी तरफ से किया गया, एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि वैसे वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, इनकी तरफ से रिवॉल्यूशन किया गया, जिसमें मांग किया गया कि लिबरल हो, उनके पास आज़ादी हो, छूट हो, ठीक है। और यहाँ पे कंबाइंड डिमांड उनका ये भी था कि संविधान भी आए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी आए, नेशनल यूनिफिकेशन भी आए, अपने राष्ट्र का पहचान भी आए। तो पहला तरफ उनका मांग था एजुकेटेड मिडिल क्लास का, रिवॉल्यूशन था कि लिबरल्स, और लिबरल्स के साथ ये डिमांड था कि संविधान भी आए, एक सेट ऑफ रूल्स भी आए, जहां पे लोग के पास ये पावर हो कि वो किनको सरकार में लाना चाहता है। और उसके बाद टॉपिक है हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, 18 मई 1848 में जितने भी सदस्य थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के, जितने भी सदस्य थे राजनीतिक संगठन के, इनको चुना गया। जो कितने लोगों को चुना गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कितने लोगों को चुना गया, तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे चुना गया। तो 18 मई 1848 मेंबर्स जितने भी थे राजनीतिक संस्था के, उनको चुना गया, जिनका संख्या कितना था, 831 रिप्रेजेंटेटिव, जो बेसिकली कहाँ पे प्लेसेस थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है। और इनको बेसिकली कन्वेंट किया गया था कि जितने भी चर्च है, चर्च ऑफ संत पॉल, और ड्राफ्ट करने के लिए क्या, संविधान, क्योंकि यहाँ पे मांग हो रहा था संविधान को यहाँ पे फॉर्म करने के लिए, है ना। और जर्मन नेशन को बेसिकली यहाँ पे क्या करने के लिए, जर्मन नेशन के लिए संविधान लाने के लिए। तो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, तो जर्मन नेशन के लिए संविधान लाने के लिए ये सब फ्रैंकफर्ट जो था पार्लियामेंट ये काम कर रही थी। ये बेसिकली इन्होंने जहाँ पे ये बेसिकली एक फॉर्म किया, कन्वेंट किया 1848 में, जितना
कितने सदस्य मिलके? 831 सदस्य मिलके, जिसमें संत पॉल ने बेसिकली मिलके और भी बहुत सारे पार्लियामेंट के जो सदस्य थे वो लोगों ने मिलकर जर्मन के नेशन के लिए संविधान बनाने का काम किया। इसके बाद इसका अपोज भी हुआ, क्योंकि अगर संविधान आ जाएगा तो राजा का तो कोई पावर नहीं रहेगा, तो किंग तो कभी नहीं चाहेगा कि संविधान आए, क्योंकि राजा का फिर चलेगा ही, राजा तो वही कर सकता है जो संविधान में है। तो किसी भी कंट्री में किंग तो चाहेगा नहीं कि संविधान आए। वैसे फ्रांस में वही था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे हम लोग कि लुई 16 नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग मांग करने लगे कि मोनार्की रूल क्या होना चाहिए, हट के बेसिकली रिपब्लिक आना चाहिए। वहाँ पे किंग रूल करेगा लेकिन संविधान के हिसाब से। तो ये अपोज किया गया उस समय जो राजा थे प्रूशिया के, उनकी तरफ से, और उनको अपना सारा सामाजिक आधार खोना पड़ा। उनके पास कोई भी राइट्स नहीं रहे, वर्कर्स को लेकर, वुमेन्स को लेकर, सारे वर्कर्स, सारे जो कोई भी राइट्स क्योंकि था नहीं पहले, ना वर्कर के पास था ना महिलाओं के पास था। तो ये सब अब अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा। अब ये सब अधिकार उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये सब अधिकार पहले किंग के हाथों में होता था। हंगेरियंस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। हंगेरियंस क्या है, हंगरी एक कंट्री है, वहाँ के लोगों को हंगेरियंस कहते हैं। यहाँ पे भी ग्रांट किया गया और ऑटोनॉमी और आज़ादी दिया गया और छूट दिया गया। तो यही कुछ टॉपिक्स सब बेसिक था कि रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब कि लोगों के मन में एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाना, जिससे लोग क्या हो सके, लोग अपने कंट्री में संविधान की मांग करना शुरू कर दें, क्योंकि उनका एक अपना पहचान, एक अपना आइडेंटिटी दिया जा रहा है, कलेक्टिव आइडेंटिटी दिया जा रहा है। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट, कई सारे यहाँ पे पॉपुलर रिवॉल्ट हुए, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, लोग ज़्यादा काम लेने वाले थे काम देने के मुकाबले। वहीं बहुत सारे लोग, जो जनसंख्या था वो गाँव का शहर की तरफ मूव कर रहा था, जिसकी वजह से गाँव शहर पे प्रेशर बढ़ रहा था जनसंख्या का। और यहाँ पे फूड का प्राइसेस भी इंक्रीज कर गया, क्योंकि उस साल हार्वेस्ट जो था, मौसम जो था वो अच्छा नहीं रहा था उत्पादन करने के लिए। तो बहुत ही सब दिक्कत आया था। रिवॉल्यूशन रहा लिबरल्स के लिए। रिवॉल्यूशन ये किसकी तरफ चलाया गया, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो इट इज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास व्हेन। तो बेसिकली कब चलाया गया, तो 1848 में। यहाँ साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा रहे हैं, और बाकी आपको इसका पूरा PDF ऑब्जेक्ट के साथ टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मार्च 1848 में जितने मेंबर थे पॉलिटिकल एसोसिएशन के, जिसमें सदस्य कितने थे, 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने मिलकर बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चर्च ऑफ संत पॉल के इन्होंने संविधान को लाने का ट्राई किया, लाया जर्मन नेशन के लिए। लेकिन इसके खिलाफ था कौन, प्रूशिया का किंग, क्योंकि वो अपना जितना भी सामाजिक राइट्स था वो खो देता। इसके बाद जितने भी वर्कर्स के महिलाओं के लिए जितनी भी पावर थे वो खो देता। वहीं हंगेरियंस को भी और ज़्यादा पावर दे दिया गया। तो कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। इटली कैसे जर्मनी और इटली को बनाया गया, तो सबसे पहला टॉपिक है जर्मनी के बारे में। समझते हैं जर्मनी के बारे में क्या है। तो ओटो वन बिस्मार्क की मदद से प्रूशियन आर्मी और इसकी ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बेसिकली लीडरशिप में यहाँ पे एक आंदोलन किया गया, जहां पे ये मांग किया गया कि पूरे जर्मनी में नेशनल यूनिफिकेशन लाया जाएगा। मतलब पूरे राष्ट्र को आंदोलन दिलवाने के लिए, पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया। किसकी तरफ से, बिस्मार्क की तरफ से। किसके हेल्प से, प्रूशियन क्या है, प्रूशिया कंट्री है, और वहां के आर्मी की मदद से यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन के लिए काम किया गया। यहाँ पे 3 वॉर हुए लगभग 7 साल में। यहाँ पे 7 युद्ध हुआ था, 7 वॉर हुआ, और ये बेसिकली एंड हुआ कब, जब प्रूशिया इस वॉर में जीत गया। प्रूशिया के विक्ट्री के साथ यहाँ पे खत्म हुआ ये पूरा वॉर। और ये कंप्लीट प्रोसेस था किसका, यूनिफिकेशन का। जब जर्मनी का यूनिफाइड किया गया, जब जर्मनी का पहचान मिला, तो ये प्रोसेस किसके साथ खत्म हुआ, जर्मनी के प्रूशियन विक्ट्री के साथ। ठीक है। यहाँ पे कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रूशिया का हेडेड था न्यू जर्मन एम्पायर में, मतलब जब जर्मन एम्पायर में जो आंदोलन चल रहा था यूनिफिकेशन के लिए, वो जब खत्म हुआ, तो यहाँ पे कैसर विलियम फर्स्ट कौन था, पहला मुखिया माना गया था जर्मन एम्पायर का। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है इटली। इटली को डिवाइड किया गया था 7 अलग अलग स्टेट्स में, नेशंस में, जहां पे सिर्फ सार्डिनिया, पिडमोंट जो बेसिकली रूल्ड कर रहे थे एक इटालियन प्रिंसली स्टेट में। प्रिंसली स्टेट क्या होता है, वैसे राज्य, वैसे क्षेत्र, वैसे कंट्री जहां पे कोई प्रिंस रूल करता है। तो यहाँ पे 7 स्टेट्स में डिवाइड था इटली। शुरुआती तौर में यूनिफिकेशन प्रोग्राम जो था इटली का, वो इनिशिएट किया गया था किसकी तरफ से, गिसिप मैज़ेनी के बारे में, जिसको हमने अभी तुरंत ही कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस किया था। लेकिन
ये इनिशिएटिव जो गिब्स की तरफ से लिया गया था ये पूरी तरीके से असफल रहा था, फेल रहा था, सफल नहीं हो पाया था इसमें, यूनिफिकेशन के इस प्रोग्राम में इटली के। चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था कैवर, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और इनकी मदद से, किसकी मदद से, गिउसेप गैरिबाल्डी की मदद से ही यहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन करने का ट्राई किया गया। 1861 में 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड ने प्रोक्लेम किया और ये दावा किया कि वो इटली के, यूनाइटेड इटली के क्या बनेंगे, किंग बनेंगे, और ये यहाँ के किंग मानेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस एक देखा गया ब्रिटेन का। वो स्ट्रेंज केस क्या था? 1688 में इंग्लैंड को इस्टेब्लिश किया गया एज अ नेशन स्टेट। देखिए हर कंट्री कभी ना कभी गुलाम तो था ही, तो वहां पे इंग्लैंड जो खुद दूसरे कंट्री को गुलाम बना कॉलोनियल रूल में कन्वर्ट करता था, वो खुद भी कभी ना कभी कॉलोनियल रूल में था, ठीक है, खुद भी कभी ना कभी इनको भी आजादी नहीं मिला था। तो 1688 वो समय टाइम था जहां पे एस्टैब्लिश किया गया नेशन स्टेट का, और इंग्लिश पार्लियामेंट को सीज कर लिया गया मोनार्की की तरफ से, यानी कि किंग की तरफ से। रूल्ड बाय किंग इज कॉल्ड मोनार्की। बताया आपको, पहले बताया था आपको मोनार्की क्या होता है, जहां पे किंग रूल करता है ना। यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन था, एक एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया 1707 में, जिसका रिजल्ट ये निकला कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का स्थापना यहाँ पे किया गया। किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत। जबरदस्ती इन पे काबू करने का प्रयास किया गया किसी तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन ये रिवॉल्यूशन भी पूरी तरीके से फेल रहा। इसके बाद एक नए ब्रिटिश नेशन का फाउंडेड किया गया, किसकी तरफ से? प्रोपगेशन की तरफ से, ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो ब्रिटेन कल्चर की तरफ से, ब्रिटेन इंग्लिश कल्चर की तरफ से यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया, ये प्रोग्राम चलाया गया जिससे इसका फाउंडेड हो सके। तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये नोट्स है, या फिर आप चाहे तो टेलीग्राम पे लिंक पे भी आप मैसेज करके वहां पे भी पूरा पीडीएफ फॉर्म में इसका नोट्स ले सकते हैं, जहां पे मैं आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा। लेकिन चाहे तो ये सारे नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है, इसको पढ़ के काफी अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। कुछ और 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। मात्र 30 मिनट के अंदर ही हमने पूरा चैप्टर खत्म किया है। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फास्टली तरीके से मैंने चाहा है कि कवर करने का, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि इस चैप्टर को लोगों ने 5-5 घंटे में, 4-4 घंटे में वीडियो बनाकर डाला हुआ है। तो काफी लंबा प्रोसीजर है, स्टूडेंट इतना टाइम एक चैप्टर को पढ़ने में क्यों ही देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात। तो इसके लिए मैंने इस चैप्टर को बहुत ही छोटा सा शॉर्ट करने का ट्राई किया है। कुछ 2 टॉपिक बचे हुए जिसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। मतलब एक ऐसा नेशन का सपना देखा गया, विजुअलाइज किया गया कि पूरा दुनिया कैसा होगा, सपनों का दुनिया कैसे विजुअलाइज किया गया, इसको समझते हैं। नेशन को पोर्ट्रेट किया गया एज अ फीमेल, महिला के रूप में इसको, महिला के फिगर के रूप में इसको माना गया, जिसको एक एलिगोरी का नाम दिया गया। मतलब कि पूरे नेशन को एज अ पोर्ट्रेट, एक ऐसा पिक्चर इसको डिफाइन किया गया है। फीमेल के फॉर्म में इसको चुना गया और पर्सनिफाई किया गया पूरे राष्ट्र को, पूरे नेशन को। लेकिन ये किसी खास महिला के लिए नहीं था रियल लाइफ में, ये पूरे नेशन के लिए बात हो रहा था, किसी खास महिला के लिए नहीं था। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक प्रकार का सोच, एक प्रकार का हमारा आइडिया हमको दे रहा था कि नेशन क्या है, एक कॉन्क्रीट फॉर्म है। मतलब नेशन को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ये कोई सामान नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है जिसको हम छू सकते हैं। ये कॉन्क्रीट फॉर्म का मतलब है जिसको हम लोग फील करते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं हम कॉन्क्रीट फॉर्म। फ्रांस में एलिगोरी को क्रिश्चियन किया गया था एज अ मैरिनी, जर्मनी में जर्मेनिया, ये सभी बेसिकली क्या बन गए थे, एलिगोरी बन गए थे। हर जगह पे अलग अलग नाम से ये क्या था, फेमस था। लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। बाल्कन्स जगह का नाम था जिसमें कंप्राइज था आज के टाइम में रोमानिया। बाल्कन्स जो आज के समय में रोमानिया कंट्री का नाम है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ये बहुत सारे कंट्रीज। बाल्कन्स एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र था और एथनिक वेरिएशन था इसका, बहुत प्रकार का विविधता था। किसके कंट्रोल में? ओटोमन एम्पायर, ठीक है। बाल्कन का जो क्षेत्र था जिसको हम रोमानिया भी कहते हैं, तो ये ओटोमन एम्पायर के
अंदर में आया करता था, ठीक है। और ये जो आइडिया था रोमांटिक नेशनलिज्म का, बताए थे कि अभी पिछले टॉपिक्स में कि रोमांटिक फीलिंग का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति, उनको कल्चर के प्रति जगाना है ना, उनको अच्छी भावना को प्रकट करना। तो रोमांटिक नेशनलिज्म ने इस क्षेत्र को बहुत ही एक्सप्लोसिव बना दिया, बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव बना दिया। बाल्कन के जितने भी स्टेट्स थे वो फ्रेंड्सली जेलस हो रहे थे, मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, जलनशीलता की भावना आ गई थी एक दूसरे में, और वो हर कोई ये सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे क्या करे, वो पावर पे कंट्रोल करे और अपने एक्सपेंस को, अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके एक दूसरे पे। यूरोपियन पावर्स जो था वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि अपने कंट्रोल को और एक्सटेंड किया जाए, दूसरे एरियाज में भी, यूरोप के दूसरे एरियाज में भी अपने पावर को एक्सटेंड किया जाए, ये यूरोपियन के पावर सोच रहा था। यही सीरीज की वजह से, इसी सभी कारणों की वजह से कई सारे वॉर्स हुए इस क्षेत्र में, और फाइनली पहला विश्व युद्ध हुआ, जैसा कि आपको पता है 1914 से लेके पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यही था हमारे चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप में, जिसमें बहुत ही कम टाइम में, मात्र 30 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर क्लियर होगा। हमारा फर्स्ट जो SST क्लास 10th का था। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है। जैसे इस चैनल पे यूट्यूब का क्राइटेरिया पूरा होता है, फिर हम सारे क्लासेस आपके लाइव लेंगे, आपके सवाल लाइव लेंगे, और क्लास 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग टीचर्स की तरफ से मिलेंगे। मैं आपको इस चैनल पर सिर्फ SST पढ़ाऊंगा, दूसरे सर आपको साइंस और फिर एक सर मैथ भी पढ़ाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।